दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इस प्रमेय का उपयोग करके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में समकोण त्रिभुज की भुजाओं को फीट से माप कर एकदम प्रैक्टिकली पाइथागोरस प्रमेय को समझाया गया है। मुझे पता है कि वीडियो लंबा होने की वजह से बहुत कम लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो लोग वीडियो को पूरा देख लेंगे उन्हें पाइथागोरस प्रमेय समझने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैंने पाइथागोरस प्रमेय को बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है और इसे हर कोई समझ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 प्रश्न है। तो इस पहले वाले में इस समकोण त्रिभुज में आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, लंब दिया है 3 सेंटीमीटर। हमें इसमें कोण की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करना सीखेंगे। और इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब दिया गया है और कोण दिया गया है, हमें आधार ज्ञात करना है। और इस तीसरे प्रश्न में देखिए आधार दिया है, कोण दिया है और हमें लंब ज्ञात करना है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार, लंब और कोण ये तीनों हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजा निकालना आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा बेसिक रूल समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ हिंदी वर्ड का इंग्लिश भी जान लेते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसे अच्छे से समझ सकें। तो देखिए कोण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, भुजा को बोलते हैं साइड, वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, योग या फिर जोड़ को बोलते हैं हम लोग एडिशन। योग यानी कि दो संख्याओं का जोड़, ठीक है, तो जोड़ को हम लोग बोलते हैं योग। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस शब्द है और यहाँ पे प्रमेय शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों शब्दों का मतलब जान लेते हैं। तो देखिए प्रमेय का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रमेय जो होता है, प्रमेय एक कथन होता है, यानी कि गणित में कहा गया एक ऐसा कथन होता है जो कि सत्य होता है, तो उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। यानी कि प्रमेय एक गणितीय रूप में कथन है। अब ये पाइथागोरस का मतलब क्या होता है। तो देखिए पाइथागोरस का कुछ मतलब नहीं होता है। पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, और पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है और ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इन्होंने इस प्रमेय को बताया था, इसीलिए इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उन्होंने हमें क्या बताया था। तो देखिए उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि अगर आपको समकोण त्रिभुज नहीं पता कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, अगर आपको यही सब नहीं पता तो ये सब समझना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कोण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे तो ये इस तरीके से सूत्र बन जाता है, कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है ना। तो ये सूत्र है, यानी कि इसको जो है लिखने का तरीका ये है, कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इसी चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये बीच में बराबर है ना, तो बराबर के दाहिने साइड वाला जो पूरा है उसको हम पहले लिख देंगे और बाएं साइड वाला इधर लिख देंगे। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं और कोण स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो हम लोग लंब स्क्वायर पहले करके आधार स्क्वायर बाद में भी कर सकते हैं। अब चूंकि जोड़ है तो दोनों को इधर उधर करके हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कोण समझेंगे, कोण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, हम लोग सारा कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए इसका परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास त्रिभुज दिया गया है और अगर हमें बताना है कि वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, तो हम उसके कोणों को देखेंगे। अगर कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 अंश है, यानी कि कोई एक कोण अगर 90 अंश का है तो वो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण भी होता है। देखिए एक कोण यहाँ पे, दूसरा कोण यहाँ पे, तीसरा कोण यहाँ पे। तो हमें बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें देखिए तो ये कोण 90 अंश का है, इसके परिभाषा के अनुसार एक कोण 90 अंश का रहता है, तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें देखा जाए
तो ये एक 90 अंश का कोण है, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखें तो ये 90 अंश का कोण है, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस त्रिभुज में देखें तो इसमें 90 अंश का कोण नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज कैसे पहचानें। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये कोण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कोण जो होता है 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। यानी कि 90 अंश जो कोण होता है उस कोण के सामने वाली भुजा को ही हम लोग कोण कहते हैं, ठीक ना। अब जो कोण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोण हम समझ लेते हैं। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा को ही हम लोग कोण कहते हैं। तो इस त्रिभुज में देखें तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये है, तो इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, इस भुजा को कहेंगे कोण। इस त्रिभुज में देखें तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोण। और इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा ये है, तो हम लोग इसको कोण कहेंगे। और इस त्रिभुज में 90 अंश का कोण नहीं है, तो इसमें कोण नहीं होगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का रहे उसी में कोण होता है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो कोण आप समझ गए। अब समझते हैं आधार क्या होता है। तो देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में ध्यान से समझिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाली भुजा होती है उसी को हम लोग आधार कहते हैं। तो इसमें कोण ये हो गया, नीचे वाली भुजा ये है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आधार। इस त्रिभुज में कोण ये हो गया, नीचे वाली भुजा ये है, तो हम लोग इसको कहेंगे आधार, ठीक है। अब यहाँ पे लंब समझ लेते हैं। तो कोण ये हो गया, आधार ये होगा, तो जो ये बचा भुजा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। इस वाले में देखिए ये बचा, तो इसको हम लोग कहेंगे लंब। अब बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें लंब और आधार क्या होगा। तो देखिए हमने आधार का परिभाषा क्या देखा कि सबसे नीचे वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पे नीचे वाली भुजा तो कोण है। तो जब ऐसे नीचे वाली भुजा कोण हो जाती है तो हमें पता है कि इन दोनों में से कोई आधार होगा, कोई लंब होगा। तो जब इसमें कन्फ्यूजन रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब। चाहे आपकी मर्जी, इसको आधार मानिए, इसको लंब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को मान सकते हैं। क्योंकि नीचे वाली भुजा आधार होती है तो नीचे वाली भुजा इसमें कोण है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कोण फिक्स ही रहेगा हमेशा। तो इसमें आप आधार किसी को मान सकते हैं। तो हम लोग आधार इसको मान लेते हैं और लंब इसको मान लेते हैं। तो इस तरीके से अब आप कोण, आधार और लंब पहचानना सीख गए। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो इन सब को समझने के बाद जब हम इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग जो होता है, वर्ग घात 2 को हम लोग वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ग है ये वर्ग घात 2 को कहते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पे आकृति वाले वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, घात 2 को हम लोग वर्ग कहते हैं। अगर 3 का वर्ग आपसे पूछे तो आप 3 पर 2 घात लगा देंगे, और 3 पर 2 घात का मान होता है 3 का 2 बार गुणा, तो 9 हो जाएगा। यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है। वैसे ही 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। यानी कि किसी का वर्ग पूछे तो उसी संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए। तो 5 का वर्ग निकालने के लिए 5 का 2 बार गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। 7 का वर्ग निकालने के लिए 7 का 2 बार गुणा कर देंगे 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ग भी निकालना सीख गए। अब देखिए अब ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। उन्होंने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, यानी कि दुनिया में बहुत सारा समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो अगर उन सभी समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज लेंगे तो उसमें जो कोण का वर्ग होगा शेष दोनों यानी कि बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसे हम लोग जब प्रैक्टिकली करके समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए मैंने बहुत सारा समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं को सबसे पहले नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पे ये एक 90 अंश का कोण है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अब ये दोनों कोण कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस एक कोण 90 अंश का दिख गया तो हम क्या कहेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो उन्होंने पाइथागोरस जी ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो कोण का वर्ग होता है वो इन दोनों यानी कि बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तीनों भुजाओं को हम लोग नाप लेते हैं। तो इसमें हम लोग लंब को नापते हैं। तो देखिए लंब को नापेंगे तो कितना होगा, यहाँ से नापिए तो 1 से लेकर 3 तक, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो लंब है 3 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे हम लोग आधार को नाप लेते हैं। तो आधार आप देख सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोण को हम लोग नाप लेते हैं। तो कोण देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो कोण होता है उस कोण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25, 5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो कोण का वर्ग होता है इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। जोड़ मतलब योग के बराबर होता है। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्ड का वर्ग 25 है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। देखिए 9 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 9 25, देख सकते हैं एकदम उतना ही आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा 9 + 16 = 25, इस तरह लिख सकते हैं। तो उन्होंने यही तो बताया था कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कॉर्ड यानी कॉर्ड की लंबाई जो होता है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं 9 16 कितना होता है, 25 होता है, और देखिए 25 के बराबर आ जा रहा है। अब बिल्कुल वैसे ये भी समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय लगना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो इसमें हम तीनों भुजाओं को नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधार को नापेंगे, तो आधार को नापने पर ये 12 सेंटीमीटर लंबा आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लंब को नाप लेते हैं, तो यहाँ पे लंब को नापेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग इसको नापें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर लेते हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया था कि कॉर्ड का जो वर्ग होता है इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 169, ठीक है ना। और 5 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 12 का वर्ग करेंगे यानी कि 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 144। तो अब देखिए उन्होंने बताया था कि कॉर्ड का जो वर्ग होता है यानी कि ये 169 इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो जोड़ लेते हैं, 25 में 144 जोड़िए, 25 में 144 जोड़ना है तो कितना आएगा, 5 4 9 4 2 6 1। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल 169 के बराबर ही आ रहा है। तो अगर इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया 25 + 144 बराबर कितना हो जाएगा, 169, ठीक है ना। अब इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 169 बराबर करके ये 25 + ये 144, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका वो कुछ भी हो सकता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास और समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग इसे भी नाप करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये 90 अंश का कोण है, तो इसमें भी तीनों भुजाओं को नाप लेते हैं। तो देखिए इसमें इसको नापेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप, ये इसको लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। इसमें इसको नाप लेते हैं, तो इसको नापेंगे तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। और इसमें 90 अंश के सामने वाली ये है, तो ये कॉर्ड को नाप लेते हैं, तो कॉर्ड कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब तीनों का वर्ग कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉर्ड का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और यहाँ पे आधार चलिए इसी को मान लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का 2 बार गुणा करेंगे 64 होगा, 6 का 2 बार गुणा करेंगे 36 होगा। तो चूँकि उन्होंने बताया था कि जो कॉर्ड का वर्ग होता है ये इन दोनों वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो 36 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी के बराबर तो आ रहा है। अब चूँकि आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये तो पूरा संख्या है ना, क्या दशमलव वाला के लिए भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जैसे यहाँ पे इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ पे दशमलव में आएगा। तो सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आधार को नाप लेते हैं। तो देखिए आधार को नापेंगे तो ये 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ तक 7 हो गया और ये बीच में है तो 7.5 इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसमें लंब को नाप लेते हैं, तो लंब कितना होगा, ये लंब देखिए 4 सेंटीमीटर होगा। इसमें कॉर्ड को नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्ड को नापने में देखिए 8 और 9 के बीच में आ रहा है यानी कि 8.5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब सभी का वर्ग कर लेते हैं, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए 7.5 है ना, 7.5 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाता है आपका 56.25। ये आप लोग किसी भी तरीके से गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब 8.5 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 72.25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश के सामने ये है यानी कि ये कॉर्ड का वर्ग हो गया। अब इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं क्या इतना आता है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, 56.25 में जोड़ना है 16 को, तो 16 जोड़िए। तो अब आपको दशमलव वाला जोड़ आना चाहिए तभी आप लोग जोड़ पाएंगे, तो आप लोग दशमलव वाला जोड़ घटाना सीख लीजिएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 5, दशमलव के नीचे दशमलव, ये 6 6 12 हो जाएगा, 5 1 6 1 7। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 72.25 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यानी कि चाहे दशमलव रहे, चाहे संख्या रहे, चाहे कुछ भी रहे, अगर वो समकोण त्रिभुज है तो उसमें कॉर्ड का वर्ग इन दोनों वर्गों का योग के बराबर ही होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या अगर कोई समकोण त्रिभुज नहीं है तो क्या उसमें ये रूल लगता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें तो इसमें देखें तो ये कोण कुछ ना कुछ होगा, ये कोण कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसमें तीनों में से कोई भी 90 अंश का नहीं है, क्योंकि 90 अंश देखते ही पहचान में आ जाता है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा रेखा रहता है।
जैसे यहाँ पे देखा जाए ये चाँदा है, इसी से हम लोग कोण को नापते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक रेखा गया है और एक रेखा एकदम ऊपर गया है, तो एकदम सीधा सीधा जब रेखा बनता है तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। जैसे इस त्रिभुज में देखें तो ये एकदम सीधा एकदम ऐसे गया है और ये एकदम सीधा ऊपर की ओर गया, तब जाके 90 अंश का बना है। अगर ये एक सीधा गया होता, ये तिरछा थोड़ा सा भी हो जाता तो ये 90 अंश का कोण नहीं बनता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एकदम सीधा सीधा कहाँ पे, यानी कि कोई भी 90 अंश का कोण इसमें नहीं है। तो देख लेते हैं क्या इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगता है कि नहीं। तो तीनों भुजाओं को नाप लेते हैं। तो इसको नाप लीजिए, तो इसको नापेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 से ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है नापने पर। इसको नाप लेते हैं, तो इसको नापने पर ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको नाप लेते हैं तो ये कितना आता है, ये आ जाता है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 49 है। तो हम लोग इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं क्या 49 के बराबर आता है। तो 25 में 36 जोड़ेंगे, 6 5 11, 3 1 6 1 7, ये तो 71 आ रहा है। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो रूल है पाइथागोरस का वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है, यानी कि उसमें एक कोण 90 अंश का रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, त्रिभुज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहाँ पे मैंने इस पेज के बराबर लिया है, ये बहुत बड़ा भी आप ले सकते हैं। एकदम रियल लाइफ में अगर आप जितना बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं उतना बड़ा त्रिभुज बना लीजिए, लेकिन वो समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। तो उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। जैसे इस त्रिभुज में हम लोग लगा करके देखते हैं क्या इसमें पॉसिबल है कि कोण का वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको नापेंगे तो देखिए 1 से शुरू होकर के 10, यानी कि लंब कितना है, ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर। चूँकि देखिए ये तो हम फीट से नाप रहे हैं, तो ये सब सेंटीमीटर में है। अगर आप रियल लाइफ में लेंगे तो वो सब मीटर में चाहे किलोमीटर में नापेंगे तो भी सही है, समझ गए ना। तो ये सब सेंटीमीटर में हम लोग नाप रहे हैं। अब इसमें कोण को नाप लेते हैं। तो यहाँ पे कोण को नापेंगे तो यहाँ से 1 से लेकर के देखिए पूरा 26 तक है, यहाँ पे देखिए 26 तक, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग आधार को नाप लेते हैं। तो आधार को नापेंगे तो ये कितना होता है, देखिए यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब सभी का वर्ग कर लेते हैं। तो 26 का वर्ग यानी कि 26 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 676, आप लोग वर्ग कर लीजिएगा। अब 10 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाता है 100, और यहाँ पे 24 का वर्ग करेंगे तो ये आपका आ जाता है 576। अब चूंकि पाइथागोरस जी ने बताया था कि जो कोण का वर्ग होता है वो इन दोनों वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो 100 में 576 जोड़िए, तो 100 में 576 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 7 5 1 6, देखिए 676 के बराबर ही आ रहा है। यानी कि त्रिभुज कितना भी बड़ा क्यों ना उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा। तो अब इस प्रमेय का यूज करके कैसे हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, चलिए हम लोग हल करें सवालों को। और वीडियो के लास्ट में आपको ऐसा ही प्रश्न एक दूंगा, उसे आप लोग हल जरूर करिएगा। तो इस त्रिभुज में देखें, तो इस त्रिभुज में देखिए आधार और लंब दिया है, हमें कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी समकोण त्रिभुज देगा उसमें 2 भुजा की लंबाई दिया रहेगा, आपको तीसरा वाला ज्ञात करना रहेगा। तो इस त्रिभुज में देखें तो लंब का मान 3 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग नाप करके भी देख लेते हैं। देखिए हमने ऐसे बनाया ताकि आप नाप भी सकें। तो देखिए इसको नापेंगे 3 सेंटीमीटर होगा, और इसमें आधार को नापेंगे तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि इस कोण को बिना फीट से नापे क्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितना आएगा। तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि ये एक 90 अंश का कोण है, तो हमें पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमें पता है कि जो कोण की लंबाई ऐसा लंबाई रहेगा कि उसका वर्ग करेंगे तो जो आएगा इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम लोग जब एग्जैक्ट पता नहीं रहता उसी को यक्स मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण कितना है, मान लेते हैं कोण यक्स है, ठीक है। यानी कि इस यक्स के जगह पे कुछ न कुछ संख्या आएगा। अब वो क्या संख्या आएगा वो हमें हल करने के बाद पता चलेगा। अब पाइथागोरस जी ने बताया था कि जो कोण का वर्ग होता है, कोण यही है ना, तो कोण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम सभी का वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पे यक्स का वर्ग कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, वर्ग मतलब 2 घात, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कोण का वर्ग ये रहा। अब यही जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 9 + 16 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बराबर
और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको हल करके ऐसे कर लेना है। तो जब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 25 एक संख्या आ गया, तो यहाँ पे 2 घात है ना, तो आपको 25 को ऐसे संख्या पर 2 घात लिखना है ताकि फिर भी 25 आ जाए। तो 25 को हम 5 पर 2 घात लिखेंगे तो 5 पर 2 घात 25 ही तो आता है। तो 5 पर 2 घात बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 घात यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 बराबर एक्स, यानी कि एक्स को पहले कर देते हैं 5 को बाद में, यानी कि एक्स बराबर 5 आ गया। तो देखिए ये जब दोनों सेंटीमीटर में है तो ये भी तो सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि जो ये कॉर्ड है ना वो 5 ही सेंटीमीटर लंबा है। अब इसको हम लोग नाप करके इसको देख भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ से नापते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग नाप रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 5 सेंटीमीटर लंबा आ भी रहा है। तो ये तो हो गया पहला कॉर्ड ज्ञात करने का तरीका। अब हम लोग इसमें आधार को भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए लंब का मान दिया गया 8 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग नाप करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 8 सेंटीमीटर लंब दिया गया है, और यहाँ पे कॉर्ड को नाप लेते हैं। तो कॉर्ड को नापने पे देखिए पूरा 10 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हमें इस आधार को बिना नापे बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो फिर वही काम करेंगे, जो हमें ज्ञात करना रहता है उसी को हम लोग यक्स मानते हैं। तो इसमें आधार को हम लोग यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है सभी का वर्ग कर लेते हैं। तो 10 का वर्ग कितना होगा, ये हो जाएगा 10 का वर्ग 100। यहाँ पे x का वर्ग कितना होगा, x का वर्ग, x पर 2 घात हो जाएगा। यहाँ पे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमें पता है कि जो कॉर्ड का वर्ग आता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉर्ड के वर्ग के बराबर हो गया, यानी कि 100 के बराबर होगा। अब हमें इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो अब अंक को बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रूल होता है कि जब भी कोई संख्या धन में रहता है, देखिए इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह होगा। किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता, प्लस का चिन्ह रहता है। तो एक रूल होता है कि जब भी कोई संख्या बराबर के दूसरे साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 100 हो गया, फिर माइनस 64। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाता है 36। तो देखिए यहाँ तक तो अधिकतर लोग हल कर लेंगे, लेकिन इसके बाद दिक्कत आता है। तो देखिए यहाँ पे x पर 2 घात है ना, तो 36 को ऐसी संख्या लिखना है ताकि उस संख्या पर 2 घात कर सकें, तभी तो 2 से 2 कटेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पे 6 पर 2 घात करेंगे, तो 6 पर 2 घात मतलब 6 का 2 बार गुणा, तो 36 नहीं आ जाएगा। अब 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये आधार 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस तरीके से आधार 6 सेंटीमीटर निकल गया। इसको नाप करके भी हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको आधार को नापने पूरा 6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग लंब ज्ञात करना सीखते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आधार दिया गया है और आधार के साथ साथ कोण दिया गया है, हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हम लोग आधार को नापते हैं, देखते हैं। आधार को नापने में देखिए 12 सेंटीमीटर आ रहा है, कोण को नापने पर देखिए 13 सेंटीमीटर आ रहा है। हमें इस लंब को बिना नापे बताना है, तो हम लोग लंब को x मान लेते हैं, ठीक है। अब सभी का वर्ग कर लेते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होगा, 169 हो जाता है 13 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। और x का वर्ग कितना होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसी के बराबर आएगा, तो जोड़ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर ये आ जाएगा 169। तो यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169। ये प्लस है तो बराबर के इधर जाके माइनस हो जाएगा 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाता है 5 हो जाएगा, ये 2 यानी कि 25 आ जाता है। अब यहाँ पे 25 को किसी संख्या पर 2 घात करिए ताकि 25 ही आ जाए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 पर 2 घात। 5 पर 2 घात यानी कि 25 ही तो होगा। 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 घात कट गया, तो x बराबर ये आ गया 5। तो ये दोनों सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि ये जो लंब है ना ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। अब नाप करके इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं ताकि आपको और कन्फ्यूजन ना हो। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 25, आप इन सभी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ रहा है, यानी कि 36 कोई बड़ा संख्या नहीं है और यहाँ पे 25 कोई बड़ा संख्या नहीं है। यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 ही आ रहा है। तो जब ये छोटी संख्या आ रहा है तो हम लोग ये समझ जा रहे हैं कि 5 पर 2 ही घात करेंगे तो 25 आएगा। लेकिन मान लीजिए 25 की जगह कोई बड़ी बड़ी संख्या आ जाए, तब कैसे जानेंगे कि इस संख्या पर 2 घात करेंगे तो वही संख्या आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर
144 मान लेते आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तब आप कैसे जानेंगे कि 44 जो है किसी संख्या पर 2 घात करेंगे तो 144 आएगा, मतलब वो संख्या खोजना थोड़ा कठिन हो जाएगा ना। हालांकि 12 पर 2 घात करेंगे तो 144 आता है, लेकिन कैसे खोजेंगे 12, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए उसे भी हम लोग खोजने का तरीका बता दे रहा हूँ। तो देखिए 144 है ना, तो जब भी इस तरीके से आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो आप लोग सीख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो इस 2 में से 1 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो 1 2 बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, 1 3 बाहर निकाल लेंगे। अब जो एक एक जोड़ा बताया इन्हीं सभी का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है। अब यानी कि 12 पर 2 घात करेंगे तो 144 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 पर 2 घात। अब 2 घात काट दीजिए, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया, 12। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए हल करते समय एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 196। तो कैसे हल करेंगे, तो 196 जो है यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 से कटेगा ये, तो 2 9 18 हो गया और 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7। अब फिर जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए 2 2 बार आ रहा है तो 1 2 बाहर निकला, 7 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 7 बार निकला, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 दूना 14, यानी कि 14 का 2 बार गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो 2 घात काट दीजिए, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से हर एक चीज़ समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको सवाल देता हूँ, आप लोग उसको ज़रूर हल कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये एक समकोण त्रिभुज, इसमें लंब 6 सेंटीमीटर दिया गया है, कोण 10 सेंटीमीटर। आपको आधार की लंबाई ज़रूर निकाल करके कमेंट में बताना है। तो देखिए मैंने आपको इतना सरल तरीके से समझाया है, बस आप लोग एक काम जरूर करिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हैं तो आपका दोस्त भी इसे अच्छे से समझ जाएगा।